सो एवरीवन स्टार्ट करें यहाँ से आज की क्लास। जो भी रिकॉर्डिंग्स सुन रहे हैं या फिर लाइव क्लास में है, लेक्चर 1 और 2 अगर आपको आते हैं तभी लेक्चर नहीं समझ आएगा। ये इंटरलिंक लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर्स कवर करने के बाद ही क्लास में आइए। लेक्चर 3 में हम एक मेथड आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है IRR। बुक में कुछ भी चीज़ सिस्टमेटिक दी नहीं हुई, नहीं तो होना ये चाहिए कि पहले एक मेथड आए, पे बैक पीरियड, उसके क्वेश्चंस हों, फिर सेकंड मेथड आए, उसके क्वेश्चंस हों। ऐसा नहीं है, मिक्स किए हुए हैं, बस कोई स्टैंडर्ड नहीं बुक का, उस वे में ढूंढने पड़ेंगे हमें। तो फर्स्ट लेक्चर में पे बैक मेथड हुआ, सेकंड मेथड में एनपीवी मेथड हुआ। एनपीवी बेस रहेगा अब आगे के मेथड्स के लिए। आज का मेथड 3 है हमारे लिए। मैं कोई भी पहले बाद में करवा सकता हूँ, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। पर ये करते हैं IRR। IRR की फुल फॉर्म क्या है? हाँ, लिखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो ट्यूब बंद करूँ ठीक है या नहीं? स्क्रीन ठीक है ना? नहीं तो फिर कैसे होगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये मेथड क्या है? ये ये कहते हैं, पहले सुन लो ध्यान से बेसिक, कि आप कोई भी एक ऐसा रेट निकालो जिसके ऊपर आउटफ्लो और इनफ्लो सेम हो जाए। कौन सा मेथड है ये कहता है कि कोई एक ऐसा इंटरनल रेट, मतलब एवरेज रेट निकाल दो। किस चीज का एवरेज रेट? एवरेज रेट ऑफ डिस्काउंट, जिसमें ना आपको लॉस है ना मेरे को लॉस है। जैसे आपने बोला सर मुझे फीस में डिस्काउंट चाहिए, मैं आपको फीस 1 साल पहले देने को तैयार हूँ। जैसे आपने हमें स्कीम बताई, तो मैंने आपको बोला कि बेटा मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। आप मेरे से मांग रहे हो 15% डिस्काउंट। 15% तो बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, मैं आपसे पैसा लेके करूंगा क्या? आज की डेट में इतना रेट, अब बोलो तो म्यूचुअल फंड में लगा लो, वहां भी नहीं मिलता इतना। तो मैं क्या करूंगा आपसे 1 साल पहले फीस लेके? बेटर है मत दो। अगर 1 साल पहले दे रहे हो और डिस्काउंट मांग रहे हो, तो मैं आपको एक ऐसा डिस्काउंट दूंगा जिसमें ना मेरे को फायदा हो फालतू का, ना आपको कोई फायदा हो, मतलब ये जस्टिस हो कि ठीक है आपने मेरे को जल्दी दिया पैसा और मैंने आपको डिस्काउंट दिया। तो वो एक रेट निकालना है। तो वो रेट इसके कहीं ना कहीं सेंटर में होगा, मे बी वो 10% हो। वो एक ऐसा रेट हो जाएगा जिसके ऊपर कैश आउटफ्लो, जो हमेशा हम प्रेजेंट में करते हैं, और वो किसकी क्लोज होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, क्योंकि हमें फ्यूचर वैल्यूज दी होती हैं, याद है ना, कि पहले साल के एंड पे आपको इतना कैश मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड पे इतना कैश मिलेगा, थर्ड ईयर के एंड पे इतना कैश मिलेगा। फिर हम उसकी क्या निकाल लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, जिसके ऊपर एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाते हैं, जो सब समझाया हुआ है आपको लास्ट क्लास में। ये दोनों चीजें सेम हो जाए, एक ऐसा रेट हमें निकालना है, तो भी इसका मतलब हमें पहले एनपीवी मेथड लगाना पड़ेगा। हमें एनपीवी मेथड लगा के एटलीस्ट ये जानना पड़ेगा कि अगर मैं 5% पे डिस्काउंट देता हूं तो इक्वेशन क्या बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख लगा रहा हूं, तो वो तो फिक्स हो गया 5 लाख। मेरा कैश आउटलो तो 5 लाख ही रहेगा। मार्केट में डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं। मान लो एक गाड़ी 5 लाख कहते हो, 5 लाख ही रहेगी। अब जब उस गाड़ी को मैं एज ए टैक्सी चलाऊंगा या मैं कोई शॉप ओपन करूंगा उस 5 लाख की, तो उससे जो रिटर्न आएगी वो अलग हो सकती है। तो पहले साल जो रिटर्न आएगी वो मैं अगर 5% पे निकालूं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। याद है ना, कि अगर मान लो मुझे पहले साल 80,000 मिलेगा कैश इनफ्लो, और 5% पे 0.909 है, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे मुझे हर एक इनफ्लो की क्या निकालनी है? प्रेजेंट निकालनी है। मान लो वो आ गई 680, तो मुझे फायदा हो गया। हमेशा बातें तो बोल रहा हूँ अगर आप लेक्चर 2 में प्रेजेंट थे। जो लेक्चर 2 में प्रेजेंट नहीं था उसको ये बातें सुनने का फायदा नहीं, पहले लेक्चर 2 अटेंड करो, फिर 3 में आना। और जो भी लेक्चर मिस हो जाएगा वो आपको रिकॉर्डिंग से ही देखना पड़ेगा, इंडिविजुअली किसी के लिए अलग से कोई लेक्चर नहीं होगा। 680 में से 5 लाख रुपया माइनस होगा, तो ये जो प्रोजेक्ट 180 है ये एक्सेप्टेबल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव एनपी है। हमारा जो एनपीवी है वो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो एनपीवी कोई मेथड का नाम नहीं है, एनपीवी एक वर्ड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब दो चीजों का डिफरेंस, इनफ्लो एंड
आउटफ्लो। और डिटेल में बताता हूँ, ये जो 680 है ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है, और ये 5 लाख तो पता ही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। और इस मेथड की मैं एक ब्रीफिंग फिर कर देता हूँ। आपको याद होगा मैंने मेथड कैसे बताया था आपको, कि अगर मैं आज किसी को 5 लाख देता हूँ और वो मुझे बोलता है कि आपको हर साल आपके पास पैसा आता रहेगा, तो पहले तो वो प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कम होता है। 5 लाख की वैल्यू तो फ्यूचर में जाकर उसकी वैल्यू डिक्रीट होगी। नहीं सुनो एक मिनट, 5 लाख तो हमने आज दे दिया, अब उस 5 लाख को जिस प्रोजेक्ट में लगाया उसने आपको हर साल रिटर्न देनी है। पहली बात तो वो रिटर्न प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, मुझे कैश इनफ्लो चाहिए। कैश इनफ्लो प्रॉफिट से ज्यादा होता है। उसका वन एंड ओनली एकमात्र जो रीजन है वो है डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन हम लेस करके प्रॉफिट तो कम दिखा देते हैं, एक्चुअली थोड़ी प्रॉफिट कम होता है। देखो मेरे पॉकेट में 1 लाख प्रॉफिट है, मैंने मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया 20,000 फर्नीचर पे, बताओ मेरी पॉकेट में कितना है, बताओ। डेप्रिसिएशन लगाने से क्या पॉकेट से पैसे चला गया, किसको दिया बताओ फिर। जानते हो कि सर डेप्रिसिएशन उस डिपार्टमेंट में जाके डिपॉजिट होता है। टैक्स तो बोल दोगे सर हमें पता है टैक्स किसको जाता है, आप क्या बताओगे, हम तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टैक्स पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है। तो ये बताओ डेप्रिसिएशन किस डिपार्टमेंट को जाता है, ऐसा कौन सा इंसान या डिपार्टमेंट बैठा है, कोई भी नहीं। ये सिर्फ फंडा है, आपको बस अलाउ किया गया कि डेप्रिसिएशन माइनस करो प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स दे दो। वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसलिए आपको अलाउ करता है ताकि आपका ये प्रॉफिट जो आप डेप्रिसिएशन के नाम से निकाल रहे हो, निकाल के कहीं लगाओ, ताकि कल को जब आपका फर्नीचर मशीन पुरानी हो जाए तब आपकी इंडस्ट्री बंद ना हो। पर हम कहाँ उठाते हैं, हम तो फॉरेन का ट्रिप निकाल आते हैं उस पैसे से, डेप्रिसिएशन के नाम से निकाले और घुमाए खर्च कर दिया, फ्यूचर की भी सोचता नहीं है। खैर वो तो अलग आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर टैक्स पे करते हैं हम, फिर हम उसमें प्रॉफिट द्वारा ऐड करते, सॉरी डेप्रिसिएशन द्वारा ऐड करते हैं। तो मैंने फिर ब्रीफिंग कर दी कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कैश इनफ्लो। लेकिन ये भी कंपैरिजन में नहीं आएगा, क्योंकि 5 लाख जा रहा है आज, आज अब बोलो सर आज 21 मार्च है तो आज आ रहा है, जो मुझे आना है एवरी ईयर वो तो हर साल के बाद आना है, तो पहले साल के एंड पे आएगा, सेकेंड ईयर के एंड पे आएगा। हम एंड ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंड पे तो प्रॉफिट निकालते हैं ना, फिर थर्ड ईयर के एंड पे आएगा, फिर फोर्थ ईयर के एंड पे आएगा। कंपैरिजन कैसे बनेगा, कंपैरिजन मतलब दो एक जैसी चीजों का, जिसमें सेम 5 का रिजल्ट सेम 6 से कंपेयर करूं, कर ही सकते। सेम 5 में सब्जेक्ट्स अलग थे, सेम 6 में लगे। कंपैरिजन के लिए एक बेस होना चाहिए, सिंगल बेस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे इनफ्लोज हैं फ्यूचर के, उसको हम प्रेजेंट में ले आते हैं, इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू मनी, जो चैप्टर 1 मैंने आपको भी करवाना है। तब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में ट्रेवल कर रहे हैं, मुझे फ्यूचर का पता है। अब सर 1 साल के बाद आपको 1 लाख मिलना है, अब दे तुझे देने, 1 साल किसने देखा है, 1 साल के बाद तुम हो गया मैं होगा या नहीं पता नहीं। आज कितना देते हो, अब सर आज तो फिर हमको कम ही देंगे, क्योंकि फ्यूचर में 1 लाख मिलना है आपको, तो हमेशा कम मिलेगा। ये सब बातें 2 लेक्चर में आपके साथ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी 2 ही लेक्चर हुए हैं, वो ज्यादा कोई बात नहीं हुई आपके साथ, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। 5 लेक्चर्स के बाद तो कुछ समझाने की जरूरत रह नहीं जाएगी, मैं बोलूंगा तो आप बोर हो जाओगे कि सब बार बार समझा रहे हो एक ही बात। पर अभी फिर भी है कुछ चांस कि मैं दोबारा बताऊं तो आपको समझ आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कैश इनफ्लो हमने निकाल ली। अब हमें एक ऐसा रेट चाहिए जिसपे दोनों बराबर हो जाए, ताकि बिजनेसमैन को पता हो कि मार्केट में डिस्काउंट रेट अगर 10% चल रहा है तो उसमें हमारा आउटफ्लो और इनफ्लो क्या है, सेम है। तो ये तो एक मीनिंग हो गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। ये जो स्टूडेंट्स के पास मीनिंग का होता है वो तो एक मेथड का नाम जानते हैं, मेथड नहीं है ये, एक एवरेज रेट है ये। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं हम पहले। अब ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम है आपके चैप्टर के अंदर बुक में, या तो हम अपने क्वेश्चन बना के दें आपको। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आइए। ठीक है, अब मैं पूरा क्वेश्चन लाइव करूँ आपके लिए ताकि आपको पूरी बात समझा दे। एसी कम करूँ या ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का। रीड करो, फिर बताओ इसका क्या आपको मीनिंग समझ आ रहा है।
हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो 15 लाख, हमारा 15 लाख रुपया जा रहा है। ठीक है जी, दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्स एंड वाई। जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा क्वेश्चन में। जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उसको सॉल्यूशन समझ आएगा। पहला प्रोजेक्ट 4 साल का है, दूसरा वाई प्रोजेक्ट 6 साल का है। अब इनफ्लो की एस्टिमेटेड वैल्यूज दी हुई हैं हमें। पहले साल एक्स प्रोजेक्ट से कितना आएगा, फिर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, बस खत्म, लाइफ ही 4 साल है। अब बोलो सर ये क्या होता है 4 साल? ये 4 साल कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई लीज होती है, कोई लाइसेंस होता है ना, कोई मशीन की लाइफ होती है, वट एवर कुछ भी हो सकता है। कहते हैं 4 साल में खत्म होते हैं, उसके बाद आपके लिए उसका स्क्रैप वैल्यू हो सकता है कुछ, वो दिया नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें मेन क्वेश्चन आ जाएंगे जहाँ स्क्रैप वैल्यू भी होगा। तो डे बाई डे आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ती जाएगी, तभी 6-7 लेक्चर, नहीं तो मैं 2 घंटे में खत्म कर दूँ चैप्टर। ये इतना अंडरस्टूड वाला चैप्टर, बट स्लो स्लो जाएगा तो बेटर रहेगा। टाइम है आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 साल में खत्म हो गया, फिर दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाओ, उसमें भी आपके पास रिटर्न दिए हैं 7, 8, 8, 6, 5, 4, और 6 साल के बाद वो खत्म हो गया। अगर आप एक लेमैन को बोलोगे, आप किसी लेमैन के पास चले जाओ जिसको अकाउंट्स ना आती हो या एफएम ना आता हो कम से कम, बोले बहुत इजी, ऐड कर ले तो 8, 10, 7, 3 कितना हो गया, 28 हो गया, बहुत फायदा है, तेरे को और क्या चाहिए। लोगों के तो बिजनेस फेल हो रहे हैं, तुम्हें 15 लाख लगा के इतना मिल रहा है, 28 लाख। अब लोग ओके, वाई के बारे में क्या कहना है, बोले वाई अति उत्तम, ऐड करो 7, 8, 8, 6, 5, 4, करो ऐड, कितना हो गया, करो। अब आप कैलकुलेटर यूज करोगे, 38। बोलेगा और तेरे को चाहिए, 2 साल और कमाएगा, 15 लाख लगा के इतने मिल रहे हैं 30। एक लेमैन की कैलकुलेशन है, वो ये भूल जाते हैं कि दिए तो एक साथ हैं, बहुत बड़ी बात होती है ये, मिले टुकड़ों में है। तो इंटरेस्ट फैक्टर आए थे, क्या आए थे, इंटरेस्ट फैक्टर। उसी इंटरेस्ट फैक्टर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्काउंट फैक्टर। वो कोई ये डिस्काउंट थोड़ी ना है, नाम है बस उसका, कि जो वैल्यू टूट के मिलेगी, डिस्काउंटेड वैल्यू। अब यहाँ, अब दोनों प्रोजेक्ट्स में कौन सा बढ़िया है, तो पहले तो हमें एनपीवी, ये थोड़ी लिखेंगे एनपीवी लगाओ, कहाँ लिखे एनपीवी, यहाँ लिखे नहीं, ठीक है ना। तो जैसे जब आप ट्यूशन पे आते हो तो बुक लेके आनी है, पेन लेके आना है, लिखा नहीं जाता। अब आपने कब कहा था, मैथ्स में लिखा क्या, ये लेके आना है, ये तो अंडरस्टूड है। तो ऐसे ही एनपीवी मेथड भी उतना ही अंडरस्टूड मेथड है कि अब मुझे अगर आईआरआर निकालना है तो मुझे पहले एनपीवी लगाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा इनफ्लो कितना है टोटल। ठीक है जी, तो पहले वो निकालते हैं। तो 2 टेबल बनेंगे, बनाते हैं। हाँ जी, तो टेबल के अंदर कॉलम कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पहला कॉलम होता है ईयर्स का। कौन कौन से ईयर्स है, 1 to 6 है, बनाओ साथ साथ बनाओ भाई, फ्री नहीं बैठना है। ठीक है, ईयर्स का कॉलम कॉमन कर दो, कॉलम कॉमन कर देते हैं ईयर्स का। उसके बाद प्रोजेक्ट एक्स की बात करते हैं पहले। 2 टेबल बना सकते हो और एक सिंगल टेबल में काम हो जाएगा। मैं सिंगल टेबल में सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। प्रोजेक्ट एक्स, पहले आप लिखो। अच्छा, आपको प्रॉफिट दिया कि इनफ्लो दिया, कैश इनफ्लो, पक्का CASH है ना, बस वो चाहिए, PROFIT नहीं हो चाहिए। नहीं तो बस एग्जाम में बस मैं ये देखना भूल गया, बाकी सब ठीक है, मैंने देखा ही नहीं कि प्रॉफिट दिया कि कैश दिया है, ये गलत है। प्रॉफिट दिया है तो एक अलग वर्किंग बनेगा, उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स एड डेप्रिसिएशन, उसका फॉर्मूला आपको पता है। तो अब हमें कैश इनफ्लो दिया है, तो लिखो भाई कैश इनफ्लो। हाँ जी, कैश इनफ्लो कितना है, रुपीज इन लैक्स है, तो आप भी लिख देना ऊपर, क्योंकि हम 8 रुपीज कमाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। रुपीज इन लैक्स, ठीक है, 8 लाख की बात हो रही है। तो कैश इनफ्लो रुपीज में दिया है 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख एंड
3 लाख, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म होगी। डिस्काउंटिंग रेट क्या लगाना है, लिखा कुछ आपको? हम्म, नहीं है तो आपके 35-40 मिनट्स का क्वेश्चन है ये, 35-40 मिनट लग जाएंगे। मैं आपको लाइव इसलिए करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी उसमें इफेक्ट लेके आएगा प्रैक्टिस में ना, नहीं तो सोल्यूशन से तो अभी 10 मिनट में हो जाता। अब मैं इसमें से कोई एक रेट निकालूंगा ऐसी रैंडमली, वर्ड से लकी नंबर बोलो, 20, 25, 30, 35, कोई लकी नंबर उठाओ। कौन सा? 30, चलो 30 ले लेते हैं। ऐसे रैंडमली उठाना है, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या? हाँ, कि एक बार लगा के देखते हैं, शायद डोर ओपन हो जाए, है ना, खुल जा सिम सिम बोल के देखते हैं, हो सकता है ये पासवर्ड लगाओ। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 30%। अब 30% पे रेट दो तरीके हैं भी, या तो टेबल में जाके देखो, पर टेबल हमें नहीं पता, एग्जाम में हमारे पास नहीं आएगा। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाओ शुरू। 1/1 प्लस रेट इज इक्वल टू समथिंग, तो 1/1 प्लस 30% मीन्स 0.30। हाँ जी, 1 को 1.3 से डिवाइड कर दो। और ये जो फॉर्मूला है ये आपको चैप्टर 1 समझाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, 1+1+1/1 प्लस आर का फॉर्मूला कैसे बना। ये बेसिकली ऐसा होता है, रेज टू पावर 1 2 3, वहाँ फॉर्मूलाज करेंगे हम, अभी फॉर्मूलाज नहीं कर रहे, ठीक है, अभी कुछ नहीं है ये, अभी मैं कुछ बता ही नहीं रहा आपको। तो करते जाओ भाई, पहली बार 1 को 1.30 से मल्टी डिवाइड करके क्या आया? 0.769, जिसको हम 77 भी लिख सकते हैं, बट 769 बेस्ट है, हम अपनी तरफ से पंगा नहीं लेंगे। दूसरा, सेकेंड टाइम इक्वल टू दबाओ, सेकेंड टाइम इक्वल टू दबाने से होता है, ठीक है। थर्ड टाइम इक्वल टू दबाना है, इक्वल टू दबाना है बस, और कुछ नहीं करना। 350, ठीक है जी, ओके। अब आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जिसकी बात मैं 2 दिन से कर रहा हूँ आपके साथ। ये हमारा टारगेट होता है यहाँ पे, जो रुपीज में आएगा। हाँ जी, कुछ बता सकते हैं 8 को 0.769 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 10 को 0.592 से, 7 को 0.45 से मल्टीप्लाई करके 1.05। कितना? 1.05। ठीक है, अब इन सबका टोटल बताओ। टोटल यहाँ करना ताकि कॉमन प्लेस पे आ जाए। ये देखो, यहाँ पे ऐसे करके, अगर एक दो लाइंस नीचे लेगी कोई बात नहीं, आपके लिए अब ये फाइनल है। 16.307। हाँ जी भाई, 16.307 को क्या नाम देंगे बताओ, क्या नाम देंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टोटल। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के लिए आई लिख दिया मैंने, ठीक है, आप शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। अब इसमें से लेस करो, लेस करो प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू भी स्पेलिंग्स आते हैं, लिखाऊं? प्रेजेंट वैल्यू का स्पेलिंग लिखने हैं आपको प्रॉपर एग्जाम में, आई नो आपको आते हैं, लेकिन मैं यहाँ शॉर्टकट यूज करूंगा, आप नहीं करोगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो,
कितना है? 15 15 1.307 1.307। मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो एक मिनट, देखो बोर्ड पे भी अब साथ साथ कॉपी करने देते हैं, देखो इधर। तभी मैं ज़्यादातर सोल्यूशन यूज़ करता हूँ, तब आपका ध्यान सिर्फ देखने में होता है, तसल्ली होती है कि बाद में सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, या पिक ले लेंगे। ये देखो ध्यान से बेटा, इसको हम एनपीवी क्यों बोलते हैं? ये नेट है। नेट हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। ये दो चीज़ों का डिफरेंस है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तभी नेट प्रॉफिट, कोई भी नेट का मीनिंग कभी लोगे लाइफ में, वो दो चीज़ों का गैप होगा। ये इनफ्लो और आउटफ्लो का गैप है। मतलब अगर मैं अपने सारे, मैं फिर बोल रहा हूँ एक लाइन के अंदर, अगर मैं अपने फ्यूचर के सारे आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने में, आउटफ्लो बोल दिया, चलो रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं फ्यूचर के सारे इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ किसी मेथड से, जिसके लिए मेरे पास डिस्काउंटिंग रेट होता है 30%, 20%, ठीक है। स्क्रीन बीच में हो रही, बाद में चेक करते हैं क्या रीजन है। वो एक आंसर आ गया 16 रुपीज, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मुझे पता है 15 रुपीज। तो मेरा ये जो एनपीवी है पॉजिटिव हो गया। इसे प्लस का साइन लगा सकते हो आप यहाँ पे, इसे बोलते हैं एनपीवी पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव। अब मुझे एक ऐसा एनपीवी चाहिए जो नेगेटिव हो, तभी उसके बीच में क्या आएगा? जीरो लेवल। ये बात आपको मैथमेटिक्स ने काफी देर पहले सिखा दी होगी। ये देखो बेटा, क्या ये मैंने सिखाया आज? ये बताना। -4 और 4 के बीच का जो गैप है वो सेम होता है। मैंने सिखाया या पहले से आता था? आता था ना। तो जीरो क्या होता है? क्या प्रॉब्लम? ठीक है, अब रिकॉर्डिंग में स्क्रीन नहीं आएगी, मैंने वायर डायरेक्ट कर दी ना। ब्लेंडर मोड के लिए ना काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इसके अंदर, कोई भी वायर ख़राब हो जाए या स्पीकर ख़राब हो जाए दिक्कत आती है। ऑफलाइन में तो ठीक है अब यहाँ, लेकिन लेक्चर रिकॉर्ड जब होगा तो स्क्रीन नहीं आएगी इसके अंदर। लिंक वहाँ भी ऐसी होगा, ब्लिंक होती रहेगी, ब्लिंक तो होती रहेगी ना। चलो अभी तो क्लास लेते हैं, चेक करते हैं, कोई वायर खराब हो जाती है कई बार। चलो कोई बात नहीं, एक बार तो करो टाइम पास आप। सब कुछ चाइनीज आ रहा है, इतना पैसा खर्च होता है इन सब चीज़ों पे, चीज़ें आती हैं। चलते नहीं आजकल। अब देखिए, -4 और 4 का डिफरेंस क्या है? जीरो। इसका मतलब हमें दो वैल्यू चाहिए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर समझने ध्यान रखोगे तो भी ज़्यादा जरूरत है स्क्रीन की आपको। एक नेगेटिव वैल्यू है -4 और एक पॉजिटिव वैल्यू है, उसके बीच में जीरो है। तो जीरो का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर ना हम पॉजिटिव है ना हम नेगेटिव है। तो मुझे भी कैसा रेट निकालना है?
जहां ना तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है ना कम है। तो उसके लिए पहले मुझे दो ऐसी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, एक रेट जिसपे पॉजिटिव आंसर आ रहा है जैसे आपके सामने आ रहा है, एक ऐसा रेट जिसपे नेगेटिव आंसर आता है। तो अब हम एक दूसरे रेट पे जा रहे हैं, ठीक है जी। बाकी साउंड तो रिकॉर्ड हो रही है रिकॉर्डिंग में। अब हम ये टेबल फिर बनाएंगे दोबारा, हिट एंड ट्रैक का मतलब लगे रहो, ठीक है। अब आप इसी टेबल को बनाओ 35%। आप बोलो सर मैं अच्छा आपको पता है डिस्काउंट रेट जितना बढ़ता जाएगा उतना नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, ये बात समझते ना। मेरे मेरे को नुकसान कब होगा बताओ, जब मैं आपको फीस में डिस्काउंट ज्यादा दूंगा। आपने बोला सर ऐसा करो कि आप 70% डिस्काउंट दे सकते हो फीस में, तो मेरे को कैसे बचेगा। अब मेरे को 30% बचेंगे, उसमें मुझे रेंट सैलरी इलेक्ट्रिसिटी सब निकालना है, तो कैसे होगा। तो इसलिए मैं डिस्काउंट बहुत ज्यादा तो बढ़ाने वाला नहीं हूँ, है ना। आप तो कहोगे कि आपको फायदा है पर मेरे को नुकसान है, तो मैंने आपको 30% ऑलरेडी दे दिया। अब 30% में निकाल के देखा तो फायदा हो गया मुझे। तो इसमें क्या सर क्या थोड़ा बहुत डिस्काउंट और हो सकता है, बोले चलो ठीक है 35 कर लेते। अब मैं 35 पहले करके देखो तभी तो बोलूंगा। तो अब 35 करके देखो कि क्या आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आए तो बैड लक। फिर 40 पे निकालना, 40 पे पॉजिटिव आएगा चाहे 2 रुपये पॉजिटिव आ जाए, बैड लक। फिर हमें लगेगा यार मैं पहले ही 40% पे निकाल लेता, तो हमें वो एंड तक पहुंचना है। फिर 45 पे निकालना करते, हाँ जब तक नेगेटिव करते जाओ। ये है एनपीवी मेथड। करो भी, अभी आईआर तो बाद में स्टार्ट होगा। करो अब, आपका काम है। अब आपके अपने दिमाग की जरूरत है, स्क्रीन की जरूरत नहीं है। तब तक देखते क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब ऐसा करो, तनीषा जैसे कह रहे थे वो भी आइडिया ठीक है। मैं प्रोजेक्टर को बंद कर रहा हूँ, अपने मोबाइल पर स्क्रीन ओपन कर लो, ताकि रिकॉर्डिंग में भी स्टार्ट एक जगह तो कर रहे हैं ना ये वो। सर यहाँ नहीं दिखेगा। नहीं, आप वहाँ पर स्क्रीन पे कर लो, क्योंकि ब्लेंडर मोड के कारण जो टेक्नोलॉजी यूज किया हमने उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट नजर आते हैं, तो एक स्क्रीन पे चलेगा, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करना। आप लोग आपके लिए तो मैं हूँ सामने लाइव, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, एक्सेप्ट करूँ एक मिनट, मैंने बंद कर दिया गूगल मीट, कोई ऑनलाइन था ही नहीं। Now you can join now everyone. 40% पे देखो क्या आ रहा है, 35 पे क्या आ रहा है सॉरी, 15.54 55 तो 35 के बाद 40 पे जाओ। अब इसका तरीका क्या है ये बताऊंगा मैं। अब पेयर वर्क करो ना, पहले लकड़ी करके देखिए। तो पेयर तो वही एक रेट का एग्जाम में क्या करेंगे ना, मैथ से रफली करेंगे, रफली तो जस्ट 4 वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई करना है उनको, तो अंदाजा हो जाएगा कि 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है या 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऐसे पहले रफली देखना आपको, फिर जब आपको पता चल जाएगा कि 40 पे पॉजिटिव आ रहा है और 45 पे नेगेटिव, वो दो चीजें आपने फेयर वर्क में दिखा दी। ये अंडरस्टूड है, चेक करना देखो कि पहले स्टूडेंट ने रफली देखा होगा फिर ही फेयर लगाया होगा उसने। तो सर अगर मान लो 55 है, 55 तो पॉजिटिव आया, 40 पे हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि बहुत कम डिफरेंस रह गया। हाँ तो सिर्फ हम 35 और 40 भी करेंगे। हाँ, हमें सुन लीजिए फिर ध्यान से बेटा, हमें दो एक ऐसे रेट चाहिए, सुनो, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, बट यहाँ स्मार्टनेस होती है स्टूडेंट्स की। बोलते सर देखो मैं एक बार में दिखा जाता हूँ, 30% पे पॉजिटिव आएगा तो पता है कि 45% पे या 60% पे नेगेटिव ही आएगा, वो क्रॉस कर देंगे सीधा।
हमें बहुत ही मिनिमम गैप वाले, जबकि आंसर सेम आएगा, एक 30 ले लो और एक 60 ले लो, अगर हमारा आंसर 35.8 आंसर है हमारा क्वेश्चन का, तो आंसर तो सेम आएगा बट एक्सेप्टेबल नहीं होगा मिनिमम मार्जिन के साथ। आप सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में तो मार्जिन डिसाइड करके दिए हैं, क्वेश्चन में देखो लिखा है 35, 40, 45। जब ये मार्जिन डिसाइड करके नहीं दिए तो आप 10% भी ले सकते हो, पहले 20 पे देखो, नेक्स्ट 30 पे देख लो, नेक्स्ट 40 पे, नेक्स्ट 50 पे, तो फिर आपकी चॉइस चलेगी। अब आपकी चॉइस नहीं है, अब आपको इन्हीं मार्जिन पे करना पड़ेगा। मीन्स 5% के मार्जिन पे दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे आपने बोला कि तुझे 10% फिर 20, तो हम स्किप नहीं कर सकते, 10 30 भी नहीं कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ये टेबल बना के नहीं दिया होता, आपको लिमिट्स मेंशन नहीं होती, तो आप मैक्सिमम 10% तक की लिमिट यूज कर सकते हो, तब भी आपकी मर्जी है, चाहे आप 20 का निकाल के फिर सीधा 30 का निकाल लो, कितना है ये भी 25 पे, या 25 का निकाल लो। 25 बोल रहा हूँ। बात समझिए मैं क्या बोला बेटा, सुन लीजिए एक बार, अगर लिमिट्स डिसाइडेड नहीं है आपकी, तो ये तो ट्रेनिंग चल रही है, बाद में तो होमवर्क काफी करोगे। जब आपको लिमिट्स नहीं दी कि 25 से 25 से 30, फिर आप 20 से सीधा 30 पे जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये तो श्योर है कि जब डिस्काउंट बढ़ाओगे तो नेगेटिव आएगा, बट ऐसे नहीं करना, कम इंक्रीमेंट। तो 20 से 25 जाना या 30 जाना तक अलाउड है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में अलाउड नहीं है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन दिया है जिसमें लिमिट स्पेसिफाइड है और वैल्यू से निकाल के दी है। ये तो वैल्यू हमने करी ना 1/30 करके, आपको तो यहाँ वैल्यूज गिवन है, आपके लिए क्वेश्चन इजी कर दिया, बस आपने मल्टीप्लाई करके देखे, अब उठाओ 40% पे वैल्यूज दी हुई है बस। 30 के बाद डायरेक्ट 40 जा सकता है। नहीं दी है क्या, नहीं समझ में बात, नहीं, यहाँ लिमिट स्पेसिफाइड है, देखो ना 30 बार क्या है बुक में, 30 पे। तो 30 पे जाना पड़ेगा, ठीक है, आप 40 पे नहीं जा सकते। ठीक है। फेयर वर्क में कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। रफली तो जो मर्जी करते हो, तुम्हें ये बताना किसका वैल्यू करनी है। अब 35 पे चेक करो, तो निशा कर चुके 35 पे, क्या आ रहा है नेट एनपीवी नेट, नेट 0.54 पॉइंट 54 पॉजिटिव है ना जी, पक्का 40 पे नेगेटिव है, चेक 40 पे, 40 पे क्या आ रहा है, गलत है, 0.163 है मेरा, किस पे बेटा, 35 पे। कुछ गलत किया या हमने गलत की, करना है मल्टीप्लाई तो करना होता है, कोई ना 40 पे करो, 14.14 आ रहा है 40 पॉजिटिव 0.4, पॉजिटिव में अगर 50.4 है पॉजिटिव हो गया, 14.14 अच्छा ठीक है, चलो सब लोग 35 पे एनपीवी 0.163 बचता है, 0. थोड़ा सा बिल्कुल सेम यही है। 0.163, जिसका क्या है, ये छोड़ दो, उनका रूम होगा तो अपना ठीक कर लेंगे, आप 40% ट्राई करो। 40% ट्राई करो, आप बताओ 15.163 आ रहा है। हाँ, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो और माइनस का 58 लिखना है 14.14 पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हाउस में नेगेटिव आएगा ना, 0.86 नेगेटिव, 40% पे नेगेटिव, 40 पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पर स्क्रीन में देखो बेटा, अब प्रोजेक्टर में नहीं दिखेगा, मैंने कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया,
अब देखो फेयर वर्क कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। अब आप 30% पे कर चुके हो, अब मैं एक टेबल और बनाऊंगा 40% पे, ठीक है। तो देखो सामने प्रेजेंटेशन कैसे होगी स्क्रीन पे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 40%। वैल्यू बोलो 40% पे, जल्दी बोलते रहना। 5.712 5.10 5 पॉइंट 712 हम्म 5.10 हम्म 2.548 0.78 टोटल आएगा इसका 14.14 फर्स्ट वाला क्या था? 5.712 नहीं नहीं, आपने वो बोल दिया ना, वो नहीं बेटा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 40% ना, फैक्टर वैल्यू प्रेजेंटेशन का तो नहीं। 0.714 हम्म 0.510 0 पॉइंट छोड़ दो बताइए ना। 364 0.5 10 हम्म 364 हम्म 260 और पता है कि पॉइंट्स में आने ये सारे। हाँ अब उसके बाद मल्टीप्लाई के प्रेजेंट वैल्यू कैश तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब मल्टीप्लाई करके 5.712 एक चीज और देखो सब लोग, जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हम एक मिक्स प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें पहले दो कॉलम कॉमन है, ईयर्स का कॉलम और इनफ्लो इनफ्लो कॉलम। कैश उसके बाद हम किसी भी, देखो इधर किसी भी डिस्काउंटेड रेट की वैल्यूज लिखते हैं पॉइंट समथिंग, उसको फिर इनफ्लो से मल्टीप्लाई करते हैं, बस वही काम करते रहना है। अब इसमें गलती क्या होगी बताओ, एग्जाम में कि क्या डाउटफुल हो गई सर मेरे से हो पाएगा, एक्चुअली मैं कर पाऊंगा क्या, आपको लग रहा है मेरे ऐसे कैसे हो सकता है, कैलकुलेटर नहीं करना है काम, तो कुछ करना ही नहीं, तो तेरा काम से मल्टीप्लाई करने का एग्जाम में आके। तो इसलिए 0.714 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 5 पॉइंट 712 फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, 5.10 फिर 7 से मल्टीप्लाई करो 2.548 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो। 0.7 अब इसका टोटल बताओ। 14.14 तो ये आ गया नेगेटिव, ठीक है जी, क्योंकि मेरे पास 14 इनफ्लो आ रहे हैं और मेरे से 15 जा रहे हैं, तो ये तो मैं नेगेटिव में आ गया। वही कॉलम आगे बढ़ते जाएंगे उसी सीक्वेंस में, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 0.86 0.86, ठीक है। अब मैं रफली कर चुका हूं, मैं बीइंग ए स्टूडेंट बात कर रहा हूं, मैं रफली कर चुका हूं, मुझे पता चल गया कि मेरा 30% तो बेकार ही गया। काम की चीजें हैं दो, एक 35 और एक 40। अब मेरा जो फेयर वर्क होगा उस पर एग्जामिनर को चेक करने वाले को सिर्फ 35 और 40 मिलेगा, वो लोग अपना गैस तगड़ा होता है, मतलब ऐसी बात होती है, उसको क्या पता हम इतना 30 भी कर चुके हैं। ये मतलब कहना दो, फेयर वर्क आपका ये दो ही चीजों के ऊपर होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि फेयर वर्क में 30% करना टाइम वेस्ट करने है। अब इसलिए मुझे 35 का बता दो, मैं आपके सामने एक फेयर वर्क तैयार कर रहा हूँ। 35% पे लिया तो उसकी वैल्यूज बताओ पहले पॉइंट्स में। 741 हम्म 549 हम्म 406 हम्म 301 ठीक है। मैं आपको प्रोजेक्ट एक्स का करवा रहा हूँ, वाई आपका होमवर्क है, अभी तो वाई का है सारा काम। वाई में पहले 40 का देखना, 45 का, 50 का, है ना, ठीक है जी। ये पूरा मिला के क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का, ठीक है जी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यूज आई वो बताओ। 5.928 हम्म 5.49 हम्म 2.842 हम्म 0.903 टोटल कर दो इन सबका। 15.163 15.163 माइनस कर दो आपस में। 0.16 अब ये सबका मैच होना चाहिए, सबका अलग नहीं आना चाहिए कि सर मेरा इतना आ रहा है मेरा इतना आ रहा है, या सेम कंपनी के कैलकुलेटर यूज करो, ये पॉसिबल तब है। अब आपको सिखाते हैं मेथड नया, इसको IRR बोलते हैं, ठीक है। अब उस पर ध्यान दो बेटा, IRR क्या होता है। अब ये कहते हैं
कि हमें समझ आ गया कि 35% पे पॉजिटिव है और 40% पे नेगेटिव है। तो इट मीन्स हम एक ऐसा रेट ढूंढना चाहते हैं जिसपे 0 आंसर आए, कि हमारा प्रेजेंट इनफ्लो भी 15 ही आए। तो अब ये जिद पकड़ ली हमने कि नहीं सर ये जो आ रहा है 15.163 ये 15 ही आए, और जो 14.14 आ रहा है वो भी 15 आए। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा स्केल जो मैं आपके सामने अभी दिखा रहा था, 0 का मतलब माइनस के बाद और पॉजिटिव से पहले। ये 0 का स्केल तो में आता ही है ना, कि पॉजिटिव से लेफ्ट साइड और नेगेटिव के राइट हैंड साइड। अब यहां पर वो IRR मेथड लगेगा। तो देखो इधर बेटा, जब हम IRR मेथड लगा रहे हैं तो पहले तो 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं ऐसे थ्योरी में, वो बाद में देख के लिख लेना सोल्यूशन में से, ठीक है। वो बाद में लिखा दूँ क्या लिखना होता है, वो लिखना होता है। फिर आगे लगता है मेथड। आप चाहो तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर लो या नेगेटिव से कर लो, 35 से शुरू कर लो। अब आप ये समझते हो, पहले यहाँ देखो मित्रों, कि जो डिस्काउंटेड रेट हम निकालेंगे वो 35 से ज्यादा होगा, 40 से कम होगा। जैसे मैंने बोला बेटा मैं आपको फीस में 35% डिस्काउंट दूंगा, आपने बोला सर मजा नहीं आएगा 40% दे दो। मैंने बोला बेटा उस पर नुकसान हो जाएगा मुझे, तो बोला सर फिर ठीक लगा लो। अब ठीक का मतलब आपको भी पता है, मैं 35 से बढ़ाऊंगा, 40 से कम करूंगा, वो ठीक 35.68 भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, 40 क्यों मिलेगा, मैं बताऊंगा कि 35 पॉइंट समथिंग। चलो मेरे को थोड़ा बहुत 163 का फायदा हो रहा था, मैंने वो भी रखा नहीं अपनी पॉकेट में, मैंने वो भी आपको दे दिया, पर उससे ज्यादा दूंगा तो मेरे को क्या होगा, नुकसान होगा। ये मीनिंग है पॉजिटिव नेगेटिव का। तो अब मैं 35% तो रेट है ही है मेरा डिस्काउंट का, ठीक है जी, प्लस इसमें कुछ प्लस होगा। वो क्या प्लस होगा, मुझे कितने परसेंट गैप पे ये वैल्यूज मिली हैं, 5% गैप पे, 35 40 गैप इतने 5% है, और 5% गैप के पीछे फिगर्स में कितना गैप है, एनपीवी के फिगर्स में एक का एनपीवी है 0.163 और एक एनपीवी है 0.86। अभी प्लस माइनस को भूल जाओ, मैं गैप की बात कर रहा हूँ। अच्छा आपको पूछता हूँ मैं, -4 और 4 में कितना गैप है, जिसको आप मैथ करने बोले बस 0, -4 और 4 में 0 गैप होता है, ये कैसे 8 होता है ना, ये हुआ ना। अब जो मैथमेटिक्स को नहीं जानता वो तो बोलेगा सर -4 और 4 में गैप 0 होता है, उसमें क्या है, ये देखो -4 + 4 = 0, ये गैप थोड़ी है। गैप का मीनिंग है कि -4 से पहले 0 पे आएंगे, 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर 4 स्टेप और आगे बढ़ेंगे, मतलब जो बच्चा फेल हो गया उसको टॉपर बनना है, कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो -4 से +4 पे आने के लिए कितना गैप कवर करना पड़ेगा, 8। तो मान के लो कि गैप का मतलब 4 + 4 8 ही होता है। तो इसलिए ये जो माइनस का गैप है और पॉजिटिव गैप है वो ये है बेटा 0.163, चाहे पॉजिटिव क्यों चाहे नेगेटिव क्यों, प्लस 0.86, ये गैप आ गया, ये आपकी टोटल गैप आ गया इन दोनों के बीच में, माइनस और पॉजिटिव फिगर के बीच में गैप आ गया, दोनों का, ठीक है। और हमें कितना गैप खत्म करना है, इसमें से हमें कितना गैप खत्म करना है 0.163, तभी 0 पे आएंगे। ध्यान से देखो दोबारा, 5% के ऊपर कितना गैप है, टोटल करो ना इसका 1.023 1.023। अब अपना पूरा विजन जो मैं लिख रहा हूं उस पर देना, सिर्फ बात सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक यूनिटरी मेथड है, आपको प्लस में से दिखाते आ रहे हैं, जो चीज चाहिए उसको ऊपर रख लो। मुझे परसेंटेज चाहिए 35 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आंसर आएगा, तो 5% के पीछे अगर गैप 1.023 का हो तो बताओ 0.163 के पीछे कितना गैप होगा, कितने परसेंट गैप होगा, तो आंसर परसेंटेज में आएगा, करके देखो 5 बाय करो कैलकुलेटर, 5 बाय 1.023 इंटू 0.163, 6.63 कितना 6.63 6 पॉइंट, नहीं इतना कैसे हो नहीं जाएगा 0.796 बेटा, 5% के पीछे 1.023 है, तो 0.796 तो 0.1 तो बहुत छोटा सा हो गया, तो
समथिंग आएगा पॉइंट में, पॉइंट 796 थोड़े कैलकुलेट करो, 5 लिखो, 5 कैसे लिखते हैं हम, 5 ऐसे 5 लिखा, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड 1.023 से क्या कर रहे तुम, पॉइंट 1.023, फिर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 0.163, वही तो करना है बस, तो 0.79 ही तो आ रहे हैं, 0.796 परसेंटेज ले लो क्या, 5% और 5% परसेंटेज फॉर्म ले लो उसकी, नहीं 5 एक वैल्यू है ना, वो तो परसेंटेज का तो ये देखो बेटा एक मिनट, अगर आपको डाउट हो रहा है ना परसेंटेज हटा दो, यहाँ से हटा दो परसेंटेज। पॉइंट क्या है, 5 के गैप के पीछे अगर 1.03 का गैप है तो 0.16 की गैप कितने परसेंटेज के पीछे होगा, 0.796। अब अगर आपको ये नहीं समझे भाई तो मैं आपको थर्ड क्लास में लेके चलता हूँ, मैथ्स की थर्ड क्लास चलता हूँ, देखो वहां पे कैसे होता है 1.023 देखो 1.023 गैप इज अगेंस्ट 5%, ऐसे मैम स्टेटमेंट सुनाते थे आपको। अगर 1 रुपये का गैप है तो 5% बाय 1.023 और 0.163 को खत्म करना है हमने। हमारा टारगेट क्या है, मुझे देखो बेटा इधर, मुझे मेरा टारगेट क्या है, मुझे 0.163 नहीं चाहिए, मेरे को जो बच रहे हैं ना 16,300 रुपये वो मुझे नहीं बचाने, आप बचाने दे रहे नहीं सर, फीस में डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो, तो मेरे तो वो गए 16,300, तो मुझे वो 16,300 खत्म करने हैं बस, मतलब आपका डिस्काउंट रेट बढ़वाना है। तो मैं अब आपको 35 की जगह पे जब 36% डिस्काउंट दूंगा तभी तो मेरा पॉजिटिव खत्म होगा, मुझे अपने पॉजिटिव को खत्म करना है, तो मैं अपने 0.163 के अगेंस्ट बता रहा हूँ आपको, तो वो वैल्यू आ जाएगी 0.796। तो अब आपका आंसर है 35.796 इज द रेट, या यू कैन से 35.8 इन राउंड फिगर। तो 35.8 इज द IRR। मुझे सिखाने में 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, आपका होमवर्क बन जाएगा, लगे रहो सिखाने को। अगर एक दिन में 2 मेथड भी हो सकता है उसका फायदा करिए, प्रैक्टिस तो आपको एक दिन में एक ही मेथड करना है। अब आज IRR मेथड प्रैक्टिस करने, क्वेश्चन की करा देता हूँ, लगे रहो 35 40। अब ऐसी वाई प्रोजेक्ट का बनाओ, तो जो बेटा इंसान हो इस समय क्या करूँ मेरा टाइम पास नहीं होता, तो उसको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग करके। कौन सा मेथड, फिर टाइम पास हो जाएगा। पहले हम बोलते हैं अंताक्षरी खेल ले, अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो अब उसको बोलते हैं कि फिर तू NPV मेथड कर ले या IRR मेथड, उसमें लगे रहो बस, टेबल बनाते जाओ, टाइम पास हो जाएगा, घंटा 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है ओके क्लियर। तो इस तरह से आप आपको करना है, आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का रेट निकालना है। फंडा फिर बोल देता हूँ, जितना मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है उसको खत्म करना है, ठीक है। जैसे आपको मेरे पास 20 आइटम्स 5% पे मिलती है, तो मैं आपको ऐसे बोलूँ कभी लाइफ में मेरे पास 20 आइटम्स 5% मिलती है, तो बताओ 2 आइटम्स कितने परसेंट पे मिलती होंगी, तो यही करने वाले तुम, किसे द्वारा बोलना 5% पे 20 आइटम्स, 2 आइटम्स, ये दो 5% पे 20 आइटम्स और 2 आइटम्स कितने में मिलेंगी, यही तो करोगे आप। तो मैंने वही किया है, 5% पे इतना गैप, क्योंकि यहाँ मैं आइटम्स की बात कर रहा था, यहाँ गैप की बात हो रही है, 5% पे इतना गैप, गैप क्या होगा प्लस और माइनस का गैप, -4 और 4 का गैप कितना है 8, तो 5% पे 1.02 गैप, तो 0.1 गैप कितने पे 1/10% ही हो गया उसका, है ना, 1 का 1/10 ही तो हो गया ना 0.1, तो आंसर आ गया 0.796। इट मीन अगर आप 35.796 के रेट पे टेबल बनाओ, बना के देख लेना घर जाके, क्योंकि बोला विलों काम है, बना के देखना इस पे, आपका आंसर 50 नहीं आएगा, इनफ्लो 15 आएगा, आउटफ्लो 15 है ही है। अब कैसे टेबल बनता है वही देख लो बेटा, ये देखो वही करोगे, देखो पहले ईयर्स लिखोगे, सबको पता है 1 2 3 4, फिर कैश इनफ्लो लिखोगे, 4 दी हुई है आपको वैल्यूज 8 10 10, फिर आप लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 35 पॉइंट, पूरा बोल दो 797 है, चलो 60, चलो कोई बात नहीं। अब इसकी वैल्यूज निकाल के बता देना मेरे को, क्योंकि बुक में टेबल में तो मिलेगी नहीं क्योंकि पॉइंट्स में है,
अब आपको तरीका सिखाया हुआ है 1/1 प्लस 0.3579 बोलो 7 बोलो, क्या फर्क पड़ता है उससे, वो तो फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन है। तो एक पहली वैल्यू आएगी, 0.736, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, 0.542, फिर तीसरी वैल्यू आएगी, 0.399, फिर फोर्थ आएगी, 0.294, फिर उनको इनफ्लो से, इनफ्लो बोलना 8 10 क्या थे वो, 8 10 7 8 10 7। ठीक है। अब लेकिन अब भी मुझे कहीं जाना है आज बहुत ज़रूरी, उनको टाइम दिया हुआ मैंने 7:45 या फिर 8 o'clock का, तो वहाँ पहुँचना है। तो आप करके देखना, नहीं तो फिर हमारे पास टाइम होता फालतू। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। ये देखो बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना, इसको ऐड करना, आपका 15 या उसके आसपास ही बिल्कुल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हमने कहीं ना कहीं फ्रैक्शन है वो है उसको राउंड फिगर, तो वो 50 के आसपास आएगा। तो कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 35.8% अगर ऐसा डिस्काउंट है वो आपको सेट होना चाहिए। आप जिद नहीं कर सकते कि नहीं सर प्लीज 36 कर दो, 37 कर दो। क्यों करूं भाई, जब मेरे को नुकसान होता है उससे बाद मैं हाथ ही जोड़ूंगा ना कि नहीं लीक तो जाना चाहते, मैं तो इससे डिस्काउंट नहीं दे सकता। इससे कम मैं चाह रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं मान रहे, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है सबको फायदा हो रहा है, किसी को फायदा क्यों करवाना। और फायदा क्या है, जब आप किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो वो अगर पैसे बैंक में रखे या किसी म्यूचुअल फंड में लगाए तो उसको कुछ अब तो सर वो मुझे दे दो फायदा, पैसे मैं आपको दे देता हूँ, फायदा मुझे दे दो। तो ये वो चैप्टर है जो कह रहा है कि आपकी मार्केट में डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है। टेबल शो करना होता है एग्जाम में। नहीं, ये तो आपके समझाने के लिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हमने क्या समझा आज। ये जो नॉलेज मैंने आपको दी है मेरे पास 21 ईयर्स में आई है, आपके पास आज आ गई, लेकिन स्टूडेंट के पास नहीं होती है। अगर आपकी क्लास में किसी को IR मेथड आता भी होगा ना, तो बस ऐसे आता होगा, वो कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना है, उसके पास लॉजिक्स नहीं होंगे। तुम्हारे पास लॉजिक्स हैं तो कॉन्फिडेंस है, वो नॉलेज फ्यूचर में काम आएगी। तो ऐसे ही फर्स्ट 5 सेमेस्टर थे, हर एक सेमेस्टर की नॉलेज है जो किसी भी सेमेस्टर के अंदर ही बस। अब आपको कहीं एडवांस कोर्स नहीं आने वाला, जो निकल गया निकल गया। आपका तो है कि जो अब है ना उसको पकड़ लें कम से कम, आपके तो लॉस में जो गया गया। अब हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी MBA में, CA में, लॉ में कुछ भी करोगे बहुत काम है, क्योंकि वहाँ FM में होते हैं, क्योंकि ये कंपनी लेवल पे होती है ना, मैनेजमेंट लेवल पे होती है। ये कौन करता है, टॉप मैनेजर पर, बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। तो तुम वहाँ अपने लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन आगे लेके आते हो, तुम बताते हो देखो जी अगर हम 5 लाख लगाते हैं इस प्रोजेक्ट में तो इसमें ये फायदा है, इस प्रोजेक्ट में ये फायदा है, तो इसमें से मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट बढ़िया है। फिर आप उस मूवी के हीरो होते फिर क्लैपिंग हो जाती है, फिर आपको प्रमोशन मिल जाती है ना, आपको आगे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। ऐसे नई मूवीज देखी होंगी आपने, अक्षय कुमार की है किसी और हीरो की, एक ऐसी प्रेजेंटेशन देते हैं कि क्लैपिंग हो जाती है। रखा होता है अकाउंटेंट, आपको बना देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। ओके जी, अब आप होमवर्क लेके तो जाओ, प्रसाद तो लेके जाओ, ठीक है। आज के प्रवचन का जो प्रसाद है सब लोग लेके जाएंगे।